दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जादुई शीशे का रीच। ये मनोज कॉमिक्स वाल की स्टोरी है और ये एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी कॉमिक्स हैं। तो पढ़ते हैं इसको। जादुई शीशे का रीच। मगन सिंह दीपनगर के राजा जगन सिंह का इकलौता बेटा था। वह जितना तलवार का धनी था उससे अधिक आन का पक्का था। राज्य की प्रजा उसकी प्रशंसा में कहती। युवराज मगन सिंह योग्य पिता का योग्य बेटा है। युवराज मगन सिंह जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। सचमुच युवराज मगन सिंह बहुत ही होनहार है। वहीं मगन सिंह जब एक बार आखेट करने के लिए वन में गया। अरे उस पेड़ के नीचे कौन पड़ा है? शायद बेहोश है। मगन सिंह ने अपना घोड़ा रोका और घोड़े से उतरकर उस आदमी के पास पहुंचा। इसके सिर पर बंधी पगड़ी खोलकर मुझे इस पर हवा करनी चाहिए ताकि ताजा ताजी हवा के स्पर्श से इसे होश आ सके। यह सोच जैसे उसने बेहोश आदमी के सिर पर बंधी पगड़ी खोली। ओह, पुरुष वेश में ये तो कोई युवती है। मगन सिंह हैरान सा खड़ा रह गया। फिर कुछ सोचकर उसने बेहोश युवती के मुंह पर हवा की। कुछ ही क्षण बाद ओह, ओ इसे होश आ रहा है। अगले पल युवती ने आंखें खोल दी। कौन आप? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। इस स्थान से गुजर रहा था, तुम्हें बेहोश पड़े देखकर यहाँ रुक गया। ओ, तो आपको पता चल चुका कि मैं पुरुष नहीं स्त्री हूँ। आपकी पगड़ी ने आपका सारा रहस्य खोल दिया है। तब अपने खुले बालों को देखकर युवती सारी बात समझ गई। युवराज मगन सिंह ने उससे पूछा, आप कौन है और पुरुष वेश धारण करके इस वन में क्या कर रही हैं? मैं अजीतगढ़ की राजकुमारी माधवी हूँ। मैं पुरुष वेश धारण करके इस वन में अकेली आखेट करने आई थी। और घोड़े पर बैठे एक हिरण का पीछा कर रही थी कि अचानक विद्युत गति से दौड़ते हुए मेरे घोड़े को किसी पत्थर से ठोकर लगी। अगले पल में उछलकर घोड़े से पृथ्वी पर आ गिरी और पृथ्वी पर गिरते ही बेहोश हो गई। आंखें खुली तो अब आपको अपने सामने पाया। यह सुनकर, वो यह तो हमारे पड़ोसी राजा अजीत सिंह की पुत्री है। अजीतगढ़ के राजा से तो पिताजी महाराज की पुश्तैनी दुश्मनी है। उसे सोच में पड़ा देखकर राजकुमार ने पूछा, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? क्या आप मुझे अपना परिचय नहीं देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे सीमावर्ती राज्य दीपनगर का युवराज मगन सिंह हूँ और तुम्हारी तरह इस वन में आखेट करने के लिए आया हूँ। ओह, आपके पिता और हमारे पिता के बीच तो पुरानी शत्रुता चली आ रही है, कहकर माधवी सोच में डूब गई। उसे सोच में डूबा देख राजकुमार जी, यदि आप चाहे तो दोनों की पुश्तैनी चली आ रही शत्रुता मित्रता में बदल सकती है। वह कैसे युवराज? मुझसे विवाह करके। क्या? माधवी मगन सिंह की बात सुनकर हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। तब राजकुमारी माधवी, जब आप जानती हो कि आपके और हमारे पिता के बीच पुरखों से शत्रुता क्यों चली आ रही है, क्या ये आप जानती है? नहीं। तो सुनो, बहुत वर्षों पहले तुम्हारे खानदान के कोई पुरुष हमारे किसी पुरुष के पास हमारे खानदान की किसी राजकुमारी के साथ तुम्हारे खानदान के किसी युवराज का विवाह का प्रस्ताव देकर दीपनगर आए थे। उनके प्रस्ताव को हमारे पुरुष ने स्वीकार नहीं किया और झिड़क कर उन्हें दीपनगर से चले जाने को कहा। अतः अपमान की ज्वाला में तपते हुए तुम्हारे पूर्वज वापस अजीतगढ़ चले गए। बस वह दिन और आज का दिन। तभी से दीपनगर और अजीतगढ़ के बीच रोटी बेटी का रिश्ता पूरी तरह से समाप्त हो गया। बीच में खड़ी होगी दुश्मन की ऊंची ऊंची दीवारें। वो तो यह कारण है दोनों राज्यों की आपसी शत्रुता का। हाँ राजकुमारी माधवी, मैं सच कह रहा हूँ। तुमसे विवाह करके मैं उस दुश्मनी की दीवार को गिराना चाहता हूँ। बोलो, क्या इस कार्य में तुम मेरा साथ दोगी? यह सुनकर माधवी सोच में पड़ गई। युवराज मगन सिंह सुदर्शन पुरुष है। ऐसे युवक से विवाह करना मेरा सौभाग्य ही होगा। और फिर इस विवाह से यदि दो राज्यों का पुनः मिलाप होता हो तो क्या बुराई है? यह सोचकर, युवराज मगन सिंह, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको मेरे पिताजी महाराज के पास जाकर स्वयं मेरा हाथ मांगना होगा। मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ राजकुमारी माधवी। युवराज, मैंने सुना कि आप अपने अपने वचन के बहुत पक्के हैं। बाद में कहीं अपने दिए वचन से फिर तो नहीं जाएंगे। माधवी, मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही मैं अजीतगढ़ आकर तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा और उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मैं उस दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा करूंगी युवराज। मेरे दिए वचन पर भरोसा रखो राजकुमारी। तब दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने राज्य वापस चले गए। दीपनगर पहुंचकर, युवराज, आपको महाराज ने याद किया है।
तुम चलो, हम शीघ्र ही महाराज के पास पहुंचते हैं। कुछ देर बाद मगन सिंह राजा जगन सिंह के सामने था। आज्ञा दीजिए महाराज, मुझे कैसे याद किया? युवराज, अब तुम युवा हो गए हो, अतः हम चाहते हैं कि तुम्हें विवाह के बंधन में बांध दिया जाए। पिताजी महाराज, हमने अपनी पत्नी का चुनाव कर लिया है। कौन है वह? पिताजी महाराज, वह अजीतगढ़ के राजा अजीत सिंह की पुत्री माधवी है। हम उसी से विवाह करेंगे। हम माधवी को इस बात का वचन भी दिया है। क्या? अजीतगढ़ के राजा के साथ तो हमारा बरसों से बैर चला रहा है। क्या तुम बैरी की पुत्री के साथ विवाह करोगे युवराज? राजकुमारी माधवी की तुमसे काम मुलाकात हुई? तब मगन सिंह ने अपनी और माधवी की मुलाकात के बारे में पिता को बताया। सारी बात जानकर युवराज मगन सिंह, माधवी का पिता अजीत सिंह हमारा शत्रु है। वह कभी भी अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करेगा। कहीं ऐसा न हो कि विवाह की बात पर हमारे और अजीत सिंह के बीच युद्ध छिड़ जाए। पिताजी महाराज, मैं आपके सम्मान की रक्षा करना भली प्रकार से जानता हूँ। मेरे कारण आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। ओह युवराज, यह तो तुमने हमें बड़ी उलझन में डाल दिया है, कहकर राजा जगन सिंह सोच में पड़ गए। कुछ देर सोच विचार करने के पश्चात युवराज, बहुत मनन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राजकुमारी माधवी और तुम्हारा संबंध किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। अतः हमारा आदेश है कि आज के बाद न तो तुम माधवी से मिलोगे और न इस विषय में कभी सोचोगे। पिताजी महाराज, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, लेकिन मैं माधवी को वचन देकर आया हूँ कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास समझ जाऊंगा। आप तो जानते हैं कि मैं अपने वचन का कितना पक्का हूँ। इतना कहकर मगन सिंह तेज से कक्ष से निकल गया। अब युवराज मगन सिंह उदास से अपने कक्ष में पड़ा रहता, न कहीं आता न कहीं जाता। जगन सिंह के आदेश का वह मन मारकर पालन कर रहा था। जब उसे न रहा गया तो उसने अपने विश्वसनीय गुप्तचर को अजीतगढ़ की सूचना लाने के लिए अजीतगढ़ भेजा। गुप्तचर ने वापस लौटकर उसे सूचना दी। युवराज, सूचना अच्छी नहीं है। राजा अजीत सिंह राजकुमारी माधवी के लिए संवर रचाने जा रहे हैं। क्या? युवराज, आप शीघ्र राजा अजीत सिंह से मिलिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो गुप्तचर, हम शीघ्र अजीतगढ़ जाएंगे और इस बारे में राजा अजीत सिंह से बात करेंगे। दूसरी ओर राजकुमारी माधवी अजीतगढ़ में सोच रही थी। इतने दिन हो गए, युवराज मगन सिंह वचन देकर भी पिताजी महाराज से मिलने क्यों नहीं आए? क्या वे अपने वचन को झूठा करेंगे? अगर युवराज ने आए तो क्या होगा? यह सोचकर माधवी उदास हो उठी। इधर अर्धरात्रि होने पर युवराज मगन सिंह अपने कक्ष से निकला और अपने घोड़े पर चढ़कर अजीतगढ़ की ओर चल पड़ा। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा करना, मैं आपके आदेश की अवहेलना करके अजीतगढ़ जा रहा हूँ। सुबह होते होते वह अजीतगढ़ जा पहुंचा। राजा अजीत सिंह से जाकर कहो कि दीपनगर के युवराज मगन सिंह उनसे मिलना चाहते हैं। जब सेवक ने राजमहल में जाकर यह सूचना राजा अजीत सिंह को दी, दीपनगर का युवराज हमसे मिलना चाहता है, लेकिन वह हमारे पास क्यों आया है? क्या वह नहीं जानता कि दीपनगर और अजीतगढ़ में आपसे आपस में शत्रुता है? फिर उसे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? अजीत सिंह सोच में पड़ गया। जब काफी सोच विचार करने के पश्चात भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो, पहरेदार, तुम आदर सहित युवराज मगन सिंह को हमारे पास ले आओ। जो आ गया महाराज। कुछ देर बाद मगन सिंह अजीत सिंह के सामने था। कहो युवराज, आज शत्रु के देश में आप कैसे आए हैं? महाराज, मैंने सुना कि आप राजकुमारी माधवी के लिए संवर का आयोजन कर रहे हैं। यह सुनकर अजीत सिंह के माथे पर बल पड़ गए। आपने सही सुना युवराज, लेकिन राजकुमारी माधवी के संवर से आपका क्या मतलब है? महाराज, मैं राजकुमारी माधवी से विवाह करना चाहता हूँ। आपको उनके लिए संवर करके वर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर, वो तो इसका यहाँ आने का यह प्रयोजन है। यह हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इस विवाह के लिए हमें इसके सामने ऐसी मुश्किल शर्त रखते हैं जिसे पूरी करने में इसकी मृत्यु हो जाए और ये राजकुमारी माधवी के साथ विवाह करने की बात भूल जाए। यह सोचकर उसने मगन सिंह से कहा, युवराज, मैं तो संवर के द्वारा राजकुमारी माधवी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी एक समस्या का हल कर दो तो मैं शहर राजकुमारी माधवी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। आपकी क्या समस्या महाराज? तो सुनो, मेरुदंड पर्वत पर मुंजाल नाम का एक भयंकर दैत्य रहता है। वह प्रतिदिन हमारे राज्य के एक नागरिक को पकड़कर ले जाता है और उसको मारकर खा जाता है। उसके इस कुकर्तव्य से हमारी प्रजा में दहशत फैली हुई है। यदि मेरुदंड पर्वत पर जाकर तुम मुंजाल दैत्य को मार दो
तो हम शहर से राजकुमारी माधवी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। महाराज आप चिंता न करें, मैं भरे दरबार में मुंजाल दत्ता को मारने की शपथ लेता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको भी कसम उठानी होगी कि मुंजाल दत्ता की मृत्यु के पश्चात आप राजकुमारी माधवी का विवाह हमसे कर देंगे। यह सुनकर मैं इस बात की भरे दरबार में शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी बात पर दृढ़ रहूंगा। बस महाराज, अब मुंजाल दत्ता को मारने का जिम्मा हमारा रहा। अब वह आपके राज्य के किसी भी नागरिक को उठाकर नहीं ले जाएगा। अब हम उसे मारने के पश्चात ही आपके पास आएंगे। कहकर मगन सिंह दरबार से निकल गया। दूसरी ओर राज दरबार में राजा अजीत सिंह को पंखा झेलने वाली दासी दरबार समाप्त होने पर भागी भागी राजकुमारी माधवी के पास पहुंची। राजकुमार जी, क्या सुना आपने? क्या बात है, तू इतनी इतनी उतावली सी क्यों है? राजकुमार जी, बात ही ऐसे है, सुनेंगी तो आप भी उतावली हो उठेंगी। अब कुछ कहेगी भी या यूं ही भूमिका बांधती रहेगी। राजकुमार जी, आज दरबार में दीपनगर के युवराज मगन सिंह आए थे। उन्होंने बड़े दरबार में महाराज के सामने आपके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। क्या सच? तब पिताजी महाराज ने उनकी बात का क्या जवाब दिया? महाराज ने युवराज मगन सिंह से कहा कि यदि वह मेरुदंड पर्वत पर रहने वाले मुंजाल दत्ता को मार दे तो वे शहर से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देंगे। ओह, मुंजाल दत्ता तो नरबक्षी है। लेकिन राजकुमार जी, युवराज मगन सिंह ने तो महाराज की बात मान ली है। वे मुंजाल दत्ता को मारने के लिए मेरुदंड पर्वत की ओर चले गए हैं। हे मेरे भगवान, पिताजी महाराज को यह क्या सूझी? उन्होंने उन्होंने युवराज मगन सिंह के सामने ऐसी कठोर शर्त क्यों रख दी? माधवी चिंता में डूब गई। वह मन ही मन मगन सिंह से क्षमा मांगने लगी। युवराज, मुझे क्षमा कर देना। आप तो सचमुच ही अपने वचन के पक्के निकले। मैं तो आपके बारे में क्या नर्कल बातें सोच रही थी। आप वास्तव में अपनी बात के धनी है। वह सैया से उठकर सिगरी देव प्रतिमा के सम्मुख पहुंची। देव, युवराज मगन सिंह की रक्षा करना। मुंजाल दत्ता उनका बाल विवाह का न कर सके। इधर राजा अजीत सिंह अपनी चाल पर मन ही मन खुश हो रहा था। वह क्या चाल चली है मैंने! मुंजाल दत्ता के आतंक का झूठा नाटक रच कर मैंने युवराज मगन सिंह को नरबक्षी मुंजाल राक्षस के पास भेज दिया है। मुंजाल के पास आज तक जो भी गया है जीवित नहीं लौटा है, अतः वह मगन सिंह को भी मारकर खा जाएगा। इस प्रकार शत्रु का बेटा स्वयं ही हमारी बेटी की राह से हट जाएगा। उधर युवराज मगन सिंह का घोड़ा विद्युत गति से मेरुदंड पर्वत की ओर दौड़ा जा रहा था। फिर जैसे उसके घोड़े ने घनघोर वन में प्रवेश किया। जरा रुक जाओ बेटा, और मुझ दुखियारी की प्रार्थना सुनते जाओ। बूढ़े की बात सुनकर मगन सिंह ने घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़ा तत्काल ही रुक गया। मगन सिंह वापस पलटकर उस बूढ़े के पास आया। क्या बात है बाबा, आपने मुझे क्यों पुकारा था? बेटा, मेरे गांव पर मक्खियां बैठ बैठ कर मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। मेरे इस लोटे में मेरी दवा रखी है। कृपया करके तुम मेरे गांव गांव पर दवा लगा दो ताकि मुझे चैन मिल सके। सुनकर मगन सिंह ने बूढ़े के पास रखा लोटा उठाया और उसमें रखी दवा उसके घाव पर लगाने लगा। आह, बेटा, दवा धीरे धीरे लगाओ, जख्मों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बाबा। जैसे वह बूढ़े के घाव पर दवा लगा जैसे वह बूढ़े के घाव पर दवा लगा चुका था। ओह, यह क्या! एकाकी सारे में यह प्रकाशमान धुआं सा क्यों फैल गया है? यह क्या माया है? जब धुआं छटा। आप कौन है? कुछ देर पहले यहाँ जो कोढ़ी बैठा था वह कहाँ गया? बेटा, मैं ही वह बूढ़ा कोढ़ी हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैं कोढ़ी बना था। लेकिन आप है कौन महानुभाव? बेटा, मैं धर्म हूँ। कोर्ट के रिश्ते हुए घावों को देखकर भी तुमने नाक बोनी चढ़ाई और घाव पर दवा लगाने को तैयार हो गए। इस प्रकार मेरे घाव पर दवा लगाकर तुमने मनुष्य होने के सच्चे धर्म का पालन किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो, यह तलवार लो। मुंजाल दत्ता को घायल करने में यह तुम्हारी सहायता करेगी। वो तो आप जानते कि मैं मुंजाल दत्ता को मारने जा रहा हूँ। कहकर मगन सिंह ने धर्म से तलवार ले ली और उसे प्रणाम करके वहां से चल दिया। चलते चलते जब उसका घोड़ा एक झोपड़ी के पास से गुजरा। बेटा, रुक जाओ, जरा झोपड़ी में आकर मेरी बात सुनते जाओ। आवाज सुनकर मगन सिंह ने अपना घोड़ा रोक दिया और घोड़े से उतरकर झोपड़ी के द्वार पर आया। कौन है झोपड़ी में? हमें किसने पुकारा था? बेटा, झोपड़ी के अंदर चले आओ। मैं बहुत बूढ़ी हूँ, इसलिए मुझे चला फिरा नहीं जाता।
सुनकर वह झोपड़ी में पूछा, अब बताओ माँ, तुम्हें क्या कष्ट है? तुमने मुझे क्यों आवाज दी थी? बेटा, मैं कई दिन से प्यासी हूँ। पानी न मिलने के कारण मेरा गला सूखा जा रहा है। मैं चलने फिरने से लाचार हूँ। यहाँ से कई कोस दूर दक्षिण दिशा में पानी का झरना है। क्या तुम वहां से मेरे लिए पीने का पानी ला सकते हो? क्यों नहीं माँ, आप बेफिक्र रहे, मैं आपके लिए अभी पानी लेने जाता हूँ। कहकर मगन सिंह ने लोटा उठाया और झोपड़ी से निकल गया। अब उसका घोड़ा पानी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर दौड़ दौड़ रहा था। झरने पर पहुंचकर उसने लोटे से में पानी भरा और पानी लेकर वापस झोपड़ी की ओर लौट चला। झोपड़ी में पहुंचकर, लो माँ, पानी पीकर अपनी अपनी प्यास बुझाओ। जुग जुग जियो बेटा, दूर से पानी लाकर तूने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मगन सिंह से पानी का लोटा लेकर उसने पानी पिया। गट गट, बहुत प्यासी है। जैसे ही पानी पीकर बुढ़िया ने खाली लोटा नीचे रखा, वो यह क्या हुआ? अचानक ही सारी झोपड़ी में धुआं कहां से भर गया? कुछ देर बाद जब झोपड़ी में फैला हुआ धुआं छटा, मगन सिंह, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आप कौन है और बूढ़ी माँ कहाँ गई? बेटा, मैं मानवता की देवी हूँ। मैंने बूढ़ी आवेश धरकर तुम्हारी मानवता की परीक्षा ली थी। मैं जानती हुई तुम एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए जा रहे हो। तुम्हारे लिए एक पल कीमती है। फिर भी अपने मूल्य समय का तनिक भी ध्यान न करके तुम कोसों दूर गए और मेरे लिए पानी लाए। तुम्हारे स्थान पर यदि कोई और होता तो मेरी बात अनसुनी करके आगे बढ़ जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मानवता का पालन किया। मानवता की देवी, आपको मेरा प्रणाम है। सुनकर मानवता की देवी ने हवा में हाथ लहराया। तत्काल उसके हाथ में एक शीशा आ गया। वह उस शीशे को मगन सिंह को देती हुई बोली, मगन सिंह, मुंजाल दत्ता जब तुम्हारी तलवार के वार से अच्छी प्रकार घायल हो जाए तो तुम इस शीशे से कहना, आईने, मुंजाल दत्ता को मार। तुम्हारा ऐसे कहते ही आईने में से एक विशालकाय रीछ बाहर निकलकर कूदेगा। वह रीछ मुछाल मुंजाल दत्ता को मौत के घाट उतार देगा। मगन सिंह ने मानवता की देवी से जादुई आईना ले लिया। तब देवी को प्रणाम करके वह पुनः आगे चल पड़ा। चलते चलते वह मेरुदंड पर्वत के सम्मुख जा पहुंचा। यही है मेरुदंड पर्वत, जिस पर नरभक्षी मुंजा दत्ता वास करता है। अपने घोड़ों को नीचे छोड़कर मुझे पर्वत पर चढ़ाई करनी चाहिए। अतः मगन सिंह ने पासी के पेट से अपना घोड़ा बांध दिया और पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। बहुत मुश्किल से उसने पर्वत की चढ़ाई पूरी की। ऊपर पहुंचकर, ओह, गुफा के बाहर कितने नर कंकाल पड़े हुए हैं। लगता है ये नर कंकाल मुंजल दत्ते के हाथों मारे गए अब आगे मनुष्यों के हैं। तब मगन सिंह ने आगे बढ़कर गुफा में झांका। गुफा तो खाली पड़ी है। लगता मुंजाल दत्ता शिकारी की खोज में गया हुआ है। मुझे यहीं पर बैठकर मुंजाल दत्ता के लौट कर आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अतः मगन सिंह गुफा के द्वार पर ही बैठ गया। अभी उसे वहां बैठे कुछ ही देर हुई थी कि वो सामने से मुंजाल दत्ता उड़ा चला रहा है। मुझे सावधान हो जाना चाहिए, सोचकर मगन सिंह हाथ तलवार की मूठ पर कस गया। जैसे उठता हुआ मुंजा राक्षस गुफा के द्वार के पास पहुंचा। रुक जा नराधम, पहले मुझसे दो दो हाथ कर ले, तब आगे बढ़ना। कौन है रे तू? मुझे चुनौती देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं हूं तेरी मौत। हा हा हा, मूर्ख, मौत तो स्वयं मुझे थराती है। देख नहीं रहा तू, चार और एक से बढ़कर एक बलशालियों के नरकंकाल फैले पड़े हैं। ये सभी मेरे हाथों मारे गए हैं और तू है कि मुझे मौत का भय दिखा रहा है। हा हा हा। मुंजाल भयंकर अट्ठास कर उठा। उसकी हंसी से सारी घाटी कांप उठी। मुंजाल, मुझे तुझे अपनी ताकत पर बड़ा अभिमान है। तेरे इस अभिमान को आज मैं धूल में मिला दूंगा। कहकर मगन सिंह ने तलवार का वार मुंजाल दत्ते पर कर दिया। ओह, देखा, मेरी तलवार का वार कितना घातक है। मुंजाल ने पीड़ा से कराते हुए हाथ में पकड़ी हुई युवती को पृथ्वी पर छोड़ दिया और मुंह फाड़कर मगन सिंह की ओर दौड़ा। जैसे वह मगन सिंह के पास आया, खचाक, आह! मुंजाल दत्ता के पेट से रक्त का फुवारा फूट पड़ा। अब मगन सिंह उछल उछल कर मुंजाल दत्ता पर तलवार से वार करने लगा। हाय, मर गया रे। कुछ ही देर में मगन सिंह ने तलवार के वार से मुंजाल दत्ता को बुरी तरह घायल कर दिया। तब जब मुंजाल बुरी तरह घायल हो गया
तो मगन सिंह ने मानवता की देवी द्वारा दिया गया जादुई शीशा निकाला और उसे आदेश दिया, जादुई शीशे, जल्दी मुंजाल दत्ता को मार दे। उसके ऐसा कहते ही दर्पण का रीछ घायल मुंजाल दत्ता की ओर दौड़ा। ओह, अब मेरी खैर नहीं है। मानवता की देवी का यह रीछ अब मुझे नहीं छोड़ेगा। कभी रीछ मुंजाल के सामने जा पहुंचा और उसने मुंजाल के चेहरे पर पंजे से झपट्टा मारा। ओह! मुंजाल दत्ता भाग नहीं सका और कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर गया। तब रीछ उसकी छाती पर जा चढ़ा। मानवता की देवी के रीछ, मुझे माफ कर दे मुझे। मौत को सामने देखकर दया की भीख क्यों मांग रहे है रे निशाचर? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए रीछ ने मुंजाल दत्ता की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। रीछ तब तक उसी गर्दन में दांत गड़ाए रहा जब तक कि मुंजाल दत्ता के प्राण पे न उड़ गए। तब रीछ मगन सिंह के पास आया। मुंजाल दत्ता का वध हो चुका है, अब मैं वापस मानवता की देवी के पास जाऊंगा। ठीक है। राजकुमार के यहाँ कहते रीछ ने दर्पण में छलांग लगाई और अदृश्य हो गया। अगले पल वो हाथ में पकड़ा दर्पण गायब हो गया। लगता है दर्पण मानवता की देवी के पास वापस पहुंच गया है। तभी मगन सिंह की तलवार में से आवाज आई, मगन सिंह, मेरा कार्य भी अब समाप्त हो चुका है। अब मैं भी धर्म के पास वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम भी जा सकती है। तब मगन सिंह के हाथ में पकड़ी हुई तलवार भी अदृश्य हो गई। अब मगन सिंह भय से कांपती हुई युवती के पास पहुंचा। उसे देखते हुए भय से गिड़ाने लगी। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मुझे डरो नहीं, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह साधारण मानव हूँ। तुम तो दत्ते से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, तभी तो इस दत्ते को चुटकी बजाती मार दिया। अवश्य तुम कोई जादू करो, मुझ पर रहम करो और मुझे छोड़ दो। बहन, मुझे डरो नहीं, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। यह सुनकर, ओ तुमने मुझे बहन कहा, कहते हुए युवती की आंखें भर आई और वह फूट फूट कर रोने लगी। अरे तुम तो रोने लगी, चुप हो जाओ और मुझे अपने रोने का कारण बताओ। मगन सिंह ने उसको दिलासा दिया और उसे चुप कराया। तत्पश्चात, भैया मैं प्रीत नगर की राजकुमारी प्रतिभा हूँ। प्रीत नगर के राजा प्रीतम सिंह मेरे पिता है। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब मेरे पिताजी ने रानी ललिता से दूसरा विवाह कर लिया। मेरी सौतेली माँ बहुत क्रोधी स्वभाव की है। वह हरदम मुझे डांटती रहती है। बस पिताजी महाराज जी मुझसे स्नेह करते हैं। सौतेली माँ ललिता के कोई भी संतान नहीं हुई। मैं बचपन से अब तक एक भाई के स्नेह के लिए तरसती रही। हर रक्षाबंधन पर जब मेरी सखियां अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती तो मैं मन मारकर रह जाती थी। आज जब तुमने मुझे बहन कहा तो बरबस से मेरी आंखें भर आई। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो मेरा भी एक भाई हो। अपनी बात समाप्त करके राजकुमारी प्रतिभा ने ठंडी सांस छोड़ी। उसके मुख पर निराशा फैल गई थी। उसकी यह अवस्था देख, राजकुमारी प्रतिभा, मैं दीपनगर का युवराज मगन सिंह हूँ। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। आज के बाद तुम कभी भी भाई की कमी महसूस नहीं करोगी। सच भैया? हाँ प्रतिभा बहन, आज के बाद जब भी तुम पर कोई संकट की घड़ी आए तो मुझे याद करना न भूलना। मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ओह भैया, आज मेरी मन की मुराद पूरी हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा प्रतिभा बहन, यह तो बता कि मुंजाल दत्ता तुम्हें कहाँ से उठाकर लाया था? तुम्हारी तलाश में क्या तुम्हारे घर वाले परेशान न हो रहे होंगे? भैया, आज पिताजी महाराज जब आखेट करने के लिए वन में जाने लगे तो जिद करके मैं भी उनके साथ ही होली थी। वन में ही मुंजाल दत्ते से हमारी मुठभेड़ हुई। मुंजाल दत्ता मुझे मुट्ठी में पकड़कर आकाश में उड़ गया और नीचे रथ में खड़े पिताजी महाराज चिल्लाते ही रह गए। और कोई और कोई तो मेरे इस प्रकार मुंजाल दत्ता के हाथों पड़ने से दुखी न हो रहा होगा। हाँ, पिताजी महाराज अवश्य मेरे वियोग में पागल हो रहे होंगे। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य में छोड़ाऊं। चलो भैया, इस मनुष्य जगह से मुझे फौरन ले चलो। तब मगन सिंह ने मर्त मुंजाल दत्ता के सिर के सींग तोड़े और उन्हें अपने पास रख लिया। तत्पश्चात वह राजकुमारी प्रतिभा को साथ लेकर मेरुदंड पर्वत से नीचे उतरने लगा। संभल कर बहन, कहीं पाँव न फिसल जाए। पर्वत से नीचे उतरकर मगन सिंह ने पेड़ से अपना घोड़ा खोला और राजकुमारी प्रतिभा को साथ लेकर वहां से प्रीतनगर की ओर चल पड़ा। जैसे उन्होंने प्रीतनगर में प्रवेश किया, क्या बात है,
राज्य में सन्नाटा सा छाया है। लोग भी उदास से नजर आ रहे हैं। राजकुमारी प्रतिभा दिल किसी बुरी आशंका से धड़क उठा। तब उसने पास से गुजरते हुए एक आदमी को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर, राजकुमार जी, आप जीवित हैं? हाँ, मैं जीवित हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम मुझे देखकर चकित क्यों हो खड़े तुम मुझे देखकर चकित क्यों हो रहे हो? और ये राज्य में सन्नाटा सा क्यों छाया हुआ है? क्या बात है? सुनकर उस आदमी ने बताया, राजकुमार जी, महाराज आपके साथ आखेट करने के लिए वन में गए थे, लेकिन वन से वे अकेले ही लौटे थे। वन में उन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था, जिसके फलस्वरूप उसका सारा शरीर नीला काला पड़ गया है और नाड़ी भी मंद चल रही है। इसी दुख से राज्य में सन्नाटा छाया हुआ है। हर आदमी महाराज की दशा देखकर दुखी है। राज्य के सब जाने माने वैद्य उनका इलाज करके हार चुके हैं। किसी की भी दवा से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। हर पल उनकी दशा बिगड़ती जा रही है। इस समय वे बेहोशी की हालत में है। बीच बीच में जब भी उन्हें होश आता है, तो उनके मुख से एक ही बात निकलती है, मेरी बेटी को बचा लो। कोई राजकुमारी प्रतिभा को नरभक्षी मुंजाल दत्ता के पंजे से बचा लो। उस आदमी की बात सुनकर राजकुमारी प्रतिभा रोने लगी। प्रतिभा बहन, हिम्मत रखो। आओ, हम तुम्हारे पिताजी महाराज के पास चलते हैं। तुम्हें जीवित देखकर शायद उनकी अवस्था में कुछ सुधार हो जाए। वो तब वे दोनों राजमहल में पहुंचे। राजमहल में पहुंचे उन दोनों का सामना रानी ललिता से हुआ। उन्हें देखते ही, प्रतिभा, तुम कहाँ गुम हो गई थी? और यह तुम्हारे साथ कौन है? माँ, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले मुझे पिताजी महाराज के पास ले चलो। सुना उन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। तुमने सही सुना प्रतिभा, महाराज की हालत ठीक नहीं है। हर पल वे तुम्हें ही पुकार रहे हैं। तो जल्दी चलो माँ, मुझे उनके पास ले चलो। तब उन दोनों को साथ लेकर रानी ललिता राजा प्रीतम सिंह के कक्ष में पहुंची। ओह, पिताजी महाराज की दशा तो बहुत खराब है। सचमुच महाराज की हालत बहुत गंभीर है प्रतिभा बहन। यह प्रतिभा को बहन कह रहा है, कौन है यह? पिता की दशा देखकर प्रतिभा की आंखों में आंसू छलक आए। किसी तरह हिम्मत करते उसने कहा, पिताजी महाराज, आंखें खोलिए। देखिए, आपकी बेटी सही सलामत वापस आ गई है। राजकुमारी प्रतिभा के कहने का जादू का असर हुआ। राजा प्रीतम सिंह ने तत्काल आंखें खोल दी और बोले, बेटी तुम? हाँ पिताजी महाराज, मैं आपकी बेटी। लेकिन बेटी, तुम मुंजाल दत्ता के पंजे से जीवित कैसे निकल आई? उसके कब्जे में आए कोई भी प्राणी आज तक जीवित नहीं बचा है। पिताजी महाराज, यह सब भैया मगन सिंह के कारण हुआ है। इन्होंने मुंजाल दत्ते से मेरी रक्षा की है। कहकर राजकुमार प्रतिभा ने विस्तार पूर्वक सारी बात राजा प्रीतम सिंह को बताई। सारी बात सुनकर राजा प्रीतम सिंह के मुंह से करार निकल गई। हाय, क्या हुआ पिताजी महाराज? ओ बेटी, मेरे सारे शरीर में आग सी लगी हुई है। लगता है अब मैं बचूंगा नहीं। मेरा अंत समय आ गया है। ऐसा न कहिए पिताजी महाराज, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं बेटी, झूठी दिलासा न दो। अब मैं बचूंगा नहीं। मुझे दुख दुख तो इस बात का रहेगा कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख न दे सका। मुझे क्षमा कर दो बेटी। पिताजी महाराज, ऐसा न कहिए। राजकुमार प्रतिमा ने घबराकर पिता का हाथ पकड़ लिया। तब राजा प्रीतम सिंह ने पास खड़े मगन सिंह से कहा, बेटा मगन सिंह, जब तुमने राजकुमारी प्रतिभा को अपनी बहन बनाया है, तो मेरे बाद इसका ख्याल रखना। क्योंकि बेटी प्रतिभा तुम्हें अपना भाई मान चुके, इसलिए हमारी इच्छा की अब हमारी चिता को तुम ही अग्नि दिखाओ। महाराज, दिल छोटा न कीजिए। मैं बहन प्रतिभा का पूरा ख्याल रखूंगा। अंत में राजा प्रीतम सिंह ने रानी ललिता से कहा, रानी, बेटी प्रतिभा को तुम्हारे भरोसे छोड़े जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। महाराज, मैं प्रतिभा की सौतेली माँ सी, पर आखिर हूं तो इसकी माँ ही। भला कोई माँ अपनी इकलौती संतान को क्यों दुख देगी? मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। कहते कहते रानी ललिता की आंखों में आंसू भर आए। तभी राजा प्रीतम सिंह ने एक हिचकी ली। तत्पश्चात राजा प्रीतम सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। हे राम! महाराज, पिताजी! ओह! राजा प्रीतम सिंह तो वास्तव में स्वर्ग सिधार गए। बेचारी प्रतिभा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजा प्रीतम सिंह निधन का समाचार सुनते ही सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। तब पूर्ण राज के सम्मान के साथ राजा प्रीतम सिंह की शव यात्रा निकाली गई। महाराज प्रीतम सिंह अमर रहे। नदी के तट पर राजा प्रीतम सिंह की चिता जलाई गई। राजा प्रीतम सिंह की अंतिम इच्छा के अनुसार
युवराज मगन सिंह ने ही उनकी चिता को अग्नि दिखाई। जब चिता जलकर पूर्ण रूप से राख बन गई तो वह राजमहल वापस लौट आया। राजमहल पहुंचकर बहन प्रतिभा, जो होना था वह तो हो गया, अब तुम धैर्य रखो, शायद तुम्हारी किस्मत में पिता पिता का इतना ही सुख लिखा था। सुनकर प्रतिभा ने सुनी आंखों से उसकी ओर देखा और नजरें झुका ली। बहन प्रतिभा, अब मैं चलूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो फौरन दूत को दीपनगर भेज देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास चलाऊंगा। अच्छा भैया। तब वह रानी ललिता के पास पहुंचा। रानी माँ, राजा प्रीतम सिंह की मृत्यु से राजकुमार प्रतिभा का दिल बहुत दुखी है। उसका बलि प्रकार ख्याल रखना। मुझे अपने कर्तव्य का बलि प्रकार ज्ञान है, तुम प्रतिभा के बारे में चिंतित न हो। फिर वह राजकुमारी प्रतिभा से विदा लेकर वहां से चल दिया। कई दिन का सफर तय करने के पश्चात वह राजा अजीत सिंह के दरबार में पहुंचा। उसे देखकर राजा अजीत सिंह हक्का बक्का रह गए। युवराज मगन सिंह, क्या तुम जीवित हो? हाँ महाराज, मैं जीवित आपके सामने खड़ा हूँ। युवराज, क्या तुम हमारी समस्या हल कर आए हो? मुंजाल दत्ता का क्या हुआ? महाराज, मैं आपकी समस्या को हल करके ही यहाँ आया हूँ। मुंजाल दत्ता अब इस दुनिया में नहीं है, उसे मैंने मौत के घाट उतार दिया है। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि मुंजाल दत्ता अब जीवित नहीं है? मैं अभी आपके सामने इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ महाराज। कहकर मगन सिंह ने मुंजाल दत्ता के दोनों सिंह निकाले। महाराज, इन सिंगों को तो आप पहचानते ही होंगे, और ये तो मुंजाल दत्ता के सिंह है। इसका मतलब है तुमने वास्तव में मुंजाल दत्ता को मार दिया है। मुंजाल दत्ता के सिंह देखकर राजा अजीत सिंह हक्का बक्का रह गया था। उसे हक्का बक्का देखकर, महाराज, मैंने अपने वचन का पालन कर दिया है। अब आप भी अपने दिए वचन का पालन कीजिए और राजकुमारी माधवी का हाथ हमें सौंप दीजिए। क्या राजा अजीत सिंह ने युवराज मगन सिंह को दिया वचन निभाया? क्या राजकुमारी माधवी और युवराज मगन सिंह का विवाह हो सका? क्या रानी ललिता राजकुमारी प्रतिभा को माँ का प्यार दे सकी? राजकुमारी प्रतिभा पर क्या क्या दुख आए? क्या युवराज मगन सिंह ने दुख में राजकुमारी प्रतिभा का साथ दिया? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट है आग के बादल। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, आग के बादल में।